अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को कवर करते हैं। आज हम 26 दिसंबर 2025 के एडिटोरियल को देखने जा रहे हैं। चलते हैं अपने पहले एडिटोरियल पे, जो कि हमारा है पाकिस्तान सिक्योरिटी सिचुएशन के नाम से। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात आपको करता चलूँ कि हम एक ऑनलाइन सेटअप को भी लेके चल रहे हैं, जहाँ पर बच्चों की ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। यानी कि अगर कोई बच्चा सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम यानी कि ऑनलाइन उसकी तैयारी भी करवाते हैं। यानी कि हम सिर्फ एक सब्जेक्ट का 5000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अगर कोई मुकम्मल कोर्स करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने सीएसएस का एक मुकम्मल कोर्स करना चाहते हो, कंपल्सरी प्लस ऑप्शनल का, तो हम 20,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, वैल्यूएशन की जाती है और इंडिविजुअल वैल्यूएशन की जाती है। यानी कि हर बच्चे के साथ अलग से जूम मीटिंग पे हर बच्चे के साथ अलग से वैल्यूएशन होगी, ताकि जहाँ पे उसकी वीकनेस होगी, सो प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, देखते हैं इसके अंदर राइटर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है इस आर्टिकल के अंदर। दोस्तों, जो टेररिस्ट अटैक हैं 2025 के अंदर, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पाकिस्तान के अंदर। 2015 के बाद 2025 वो साल है जिसमें सबसे ज़्यादा अटैक हुए हैं और सबसे ज़्यादा आप देखें कि लोग शहीद हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग इसकी वजह से 2025 में इफ़ेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो दहशतगर्दी की एक लहर है वो दोबारा वापस आई है। अब सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं कि ये दहशतगर्दी कहाँ पर मौजूद है, आप देखें कि हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा दोस्तों बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। पुलिस, सोल्जियर, सिविलियंस सब पर अटैक किया जाता है, सबको टारगेट किया जाता है। दोस्तों, 2025 में आप देखें कि हंड्रेड्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिनको शहीद किया गया, हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस हैं जिनको शहीद किया गया। जो कि एक क्लियर इंडिकेशन है कि दहशतगर्दी इस मुल्क के अंदर दोबारा से बढ़ रही है। दोस्तों, कई सालों के बाद आप देखें कि एक सुसाइड अटैक इवन के हमारे कैपिटल के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर भी हुआ है। ये चीज़ भी ये प्रूव करती है कि टेररिज्म जो है अब सिर्फ उन एरियाज़ तक महदूद नहीं रहा, जो हम कहते हैं कि जहाँ पर बॉर्डर है सिर्फ वहीं पे टेररिस्ट अटैक होते हैं, फॉर एग्जांपल केपीके के अंदर। अब ऐसा नहीं है, अब हमारे कैपिटल के अंदर तक ये टेररिस्ट अटैक होते हैं। दोस्तों, टीटीपी सबसे ज़्यादा एक्टिव है केपीके के अंदर। आप देखें तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसका हम नाम देते हैं, वो केपीके को वहाँ पे जाके दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ करती हैं। इसके अलावा जो बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो बलूचिस्तान में यानी कि एक्टिव है, वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। और ये जो ग्रुप है आप देखें दोस्तों, ये स्टेट को और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री ने ये कहा है कि कुछ टेररिस्ट जो हैं उनको इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है। और उनका मकसद क्या है, क्यों इंडिया सपोर्ट कर रहा है? ताकि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी को क्रिएट किया जा सके। अब कई टेररिस्ट तो ऐसे हैं दोस्तों जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं। आप देखें कि हमारा तो मौक़िफ़ भी ये है हमारी रियासत का कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से ऑपरेट होती है। दोस्तों, अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट जो है वो इनको रोकने में बिल्कुल नाकाम नज़र आती है, कोई इनके खिलाफ़ एक्शन नहीं लेती। इसकी भी शायद कोई बहुत सी वजूहत हो कि वो लोग भी समझते हैं कि शायद हमारे कि अगर हम इन लोगों को रोकें तो ऐसा ना हो कि ये हमारे खिलाफ़ हो जाए। इसके अलावा और भी एक्टिविटी है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो कोई और मुल्क इस तरह की एक्टिविटीज़ को बर्दाश्त करेगा। दोस्तों, जो स्टेट है उसे आप देखें कि अपने गवर्नेंस सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। सिर्फ बाय फोर्स हम इन मसलों को हल नहीं कर सकते। लोगों के जो मसले हैं उनको भी सोल्व करना चाहिए, फिर ये दहशतगर्दी हल होगी। पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो हैं वो लेके आना चाहिए, स्पेशली बलूचिस्तान। और इसके अलावा सिक्योरिटी और डेवलपमेंट दोनों इकट्ठी होंगी से फिर जाके पीस आएगा। हम सिर्फ ये समझते हैं कि सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ को हम सोल्व कर लें तो पीस आएगा, लेकिन राइटर कहता है ऐसा नहीं है, आपको साथ डेवलपमेंट भी दिखानी होगी। दोस्तों, अब चलते हैं अपने दूसरे एडिटोरियल पे, जो कि हमारा ढाका दिल्ली रप्चर के नाम से। दोस्तों, इशू क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर राइटर क्या हमें यानी कि इंफॉर्मेशन देता है। इंडिया और बांग्लादेश जो है दोस्तों, उनके यानी कि माजी में बहुत अच्छे तल्लुकात रहे हैं। अब उनके तल्लुकात जो हैं वो दोस्तों अच्छे नहीं रहे, काफ़ी हद तक उनके रिलेशन जो है आपस में वो डैमेज हो चुके हैं। और इसी चीज़ को ढाका दिल्ली रप्चर का नाम दिया गया है, यानी कि रिलेशन ब्रेक हो गए। अब दोस्तों, सबसे पहले ये देखें कि ऐसा क्यों हुआ है, वो हम एक डिटेल में इस चीज़ को देख लेते हैं। वहाँ पर एक लीडर था, उसका नाम था शरीफ उस्मान हादी। अब ये कौन था? वहाँ पे स्टूडेंट लीडर, बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स थे उन्हीं का एक लीडर समझा, यानी कि एक लीडर है ये। जब यानी कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को हटाया गया, वहाँ पे जो आप देखें रेवोल्यूशन आया है, उसमें जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें ये बहुत ज़्यादा एक्टिव था। दिसंबर 2025 में दोस्तों इसे यानी कि शूट किया गया
गया, इसे गोली मार दी गई और ढाका के अंदर, और ये बेचारा यानी कि अब जान की बाजी हार गया। हुआ क्या, जैसे ही इसे गोली लगी, इसको पहले सिंगापुर हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन कुछ ही दिन के अंदर अंदर ही ये यानी कि वहाँ पर यानी कि अपनी जान की बाजी हार गया। ये जो डेथ है दोस्तों, इसकी वजह से ये एक लीडर था, नौजवान तबका इसके पीछे लगा हुआ था। तो जो लोग थे बांग्लादेश के, उनके अंदर गुस्सा आया तो वो लोग सड़कों पे बाहर निकल आए। अब उन्होंने क्या किया, कई लोग ऐसे थे दोस्तों, वो अब ये बिलीव करने लगे, जो लोग सड़कों पे बाहर आए, उन्होंने सोचा कि ये जो अगर काम का किया है ये तो इंडिया ने किया है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया तो जो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी उसे सपोर्ट करता था, क्योंकि हसीना वाजिद की गवर्नमेंट के बहुत अच्छे तल्लुकात थे इंडिया के साथ। सो लोगों ने कहना शुरू किया कि इंडिया ने ये काम करवाया, जिसकी वजह से आप देखें तो तल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। सिर्फ अवामी सतह पर ही नहीं, सफारती सतह पर भी दोनों के तल्लुकात ख़राब हो गए। वो भी कैसे, वो आगे आगे डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों जो इंडिया है, आप देखें कि बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर मुसलसल इंटरफेयर कर रहा था, जिसकी वजह से आप देखें ढाका के अंदर बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए इंडिया के ख़िलाफ़, और इवन के कुछ बिल्डिंग्स, ऑफिस को भी यानी कि जला दिया गया। अब जब यह यहाँ पर एहतजाज हुए तो इसके नतीजे में इंडिया में भी एहतजाज होने लगे दोस्तों। इंडिया में जो हिंदू थे वो भी बाहर आ गए। आप देखें हिंदू ग्रुप्स जो थे उन्होंने न्यू दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। उन्होंने जो बांग्लादेश का हाई कमीशन था वहाँ पर यानी कि उसके बाहर आके एहतजाज शुरू किया। इंडिया ने बांग्लादेश पे इल्ज़ाम लगाया कि वो हिंदू मिनॉरिटीज़ जो बांग्लादेश के अंदर है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। एक हिंदू मैन था तकरीबन 25 साल का, उसे दोस्तों वायलेंस में यानी कि मार दिया गया, जिसकी वजह से ये गुस्सा हिंदुओं में बढ़ा और उन्होंने अपने मुल्क में यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया। सो कहने का मतलब ये है कि आप ये चीज़ देखें कि लोगों के खिलाफ यानी कि बांग्लादेश के लोग हों या इंडिया के लोग हों, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलती जा रही है। अब दोस्तों आगे हम देखें कि गवर्नमेंट ने फिर क्या रिएक्शन दिया, इंडिया की गवर्नमेंट ने और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने। दोस्तों बांग्लादेश ने इंडियन एम्बेसडर को यानी कि बुलाया, सिमिलरली इंडिया ने भी बांग्लादेशी एम्बेसडर को बुलाया, और दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के जो प्रॉब्लम्स थे वो डिप्लोमेटिक क्राइसिस का भी शिकार हो गए, और ये सीरियस किस्म के डिप्लोमेटिक क्राइसिस समझे जा रहे हैं। अब देखते हैं कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद का, तो मैंने आपको कहा कि उसकी तो हुकूमत ख़त्म हो गई जब रेवोल्यूशन आया। अब वहाँ पे किसकी हुकूमत है दोस्तों, इस टाइम वहाँ पर टेम्परेरी गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं कुछ टाइम के लिए, वो मोहम्मद यूनुस है। इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। सो उनकी हुकूमत यानी कि वो हुकूमत को रन कर रहे हैं, और वो आइंदा यानी कि कुछ दिनों कुछ टाइम के अंदर वहाँ पे इलेक्शन भी होने जा रहे हैं बांग्लादेश के, क्योंकि ये तो अबूरी हुक्मरान बने थे ना। जब वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन आई थी, हसीना वाजिद चले गई थी, तो पीछे सेटअप तो किसी ने लेके जाना था। जो सेटअप लेके जाता और इलेक्शन करवाता वो मोहम्मद यूनुस लेके जा रहे थे। सो इंडिया ने ये कहा कि ये जो गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, ये यानी कि हमारी कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। लेकिन बांग्लादेश ने कहा है कि ऐसा बात नहीं है, बल्कि इंडिया हमारे कंट्री के अंदर, हमारी पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। सो आप देखेंगे दोनों के तल्लुकात मज़ीद कितने ख़राब होते जा रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये इशू दोस्तों, अगर ये दोनों के रिलेशन ख़राब हो जाते हैं तो इंडिया और बांग्लादेश का जो ट्रेड है दोनों की, वो सफ़र करेगी, इफ़ेक्ट होगी। रीजनल पीस जो है साउथ एशिया में वो ख़तरे में पड़ सकता है। बांग्लादेश जो है वो इंडिया से अगर दूर होगा तो वो फिर चाइना के करीब हो सकता है, पाकिस्तान के करीब हो सकता है। सो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये राइटर ये कहता है कि जिस तरह की लोकेशन है बांग्लादेश की, कि उसके साइडों पे इंडिया लगता है, तो इंडिया के लिए भी सर्वाइवल का मसला होगा, जिसकी वजह से इस रीजन, ये पूरा रीजन जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। सो दोस्तों ये हमारा आर्टिकल था। आज जस्ट हमने 2 आर्टिकल एडिटोरियल किए हैं, क्योंकि 2 ही इसके अंदर मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको इस तरह की मेरी वीडियोस मिले, तो काइंडली मेरा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।